नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डीएनए पॉइंट में। मैं विकास शर्मा आपके लिए लाया हूँ बायोलॉजी क्लासेस में कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम और 11th 12th आरबीएससी सीबीएसई में आपके लिए यूज़फुल होंगे। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। हम पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अपनी जो अगली ग्लैंड है वो एक स्पेसिफिक ग्लैंड है अपने आप में। स्पेसिफिक ग्लैंड क्यों है अपने आप में? क्योंकि बिकॉज अभी जो हमने दोनों ग्लैंड्स पढ़ी थी वो दोनों ही क्या थी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी। अब जिसके बारे में आप पढ़ोगे, जिसके बारे में आप स्टडी करोगे, वो है एक ऐसी ग्लैंड जो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। मीन्स मिक्स ग्लैंड है ये, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन है, और इसका नाम है पैंक्रियाज, या इसको आप हिंदी में अग्नाशय भी बोल सकते हो। इसको अग्नाशय भी हम कह सकते हैं या कहते हैं। ठीक है, अब पैंक्रियाज क्या है? सबसे पहले इसके बारे में एक खास बात आपको पता होनी चाहिए। इट इज कॉल्ड हेटेरोक्राइन ग्लैंड। इट्स कॉल्ड हेटेरोक्राइन ग्लैंड, या इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। अब मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है? इसको नाम से आप सीधा इफेक्ट डाल सकते हो। हेटेरो का मतलब होता है विषम प्रकार के। क्यों होता है विषम प्रकार के? बिकॉज इसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इसका जिसको बोलते हैं एक्सोक्राइन पार्ट, एक होता है इसका एक्सोक्राइन पार्ट, और एक होता है इसका एंडोक्राइन पार्ट। अब इसमें दोनों उपस्थित होंगे, और दोनों उपस्थित हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसीलिए इसको मिक्स ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अब इसे मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी एक प्रॉपर रीजन है, और वो रीजन क्या है कि आपको पता होना चाहिए। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहेंगे? जो अपने स्राव के रूप में किसको मुक्त करें, फ्री रिलीज करें, हार्मोन को रिलीज करें। तो एक तो इसका गुण क्या है कि ये हार्मोन को रिलीज या मुक्त करती है, और हार्मोन को रिलीज या मुक्त करेगी तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम कह देंगे एंडोक्राइन कह देंगे हमें। अब इसको एक्सोक्राइन क्यों कहते हैं? बहिस्रावी, क्योंकि ये डाइजेस्टिव जूस और डाइजेस्टिव एंजाइम का सेक्रेशन करती है, इसलिए इसको क्या कह देंगे हम? इसको कह देंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट हो गए इसके, एक तो एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया है इसके बारे में। ठीक है, अब इसकी संरचना को देखा जाए तो ये एक इर्रेगुलर टाइप की ग्रंथि होती है, मतलब इसका अनियमित आकार होता है। दूसरी चीज, इसकी लोकेशन कहां होती है? ये होती है अपने स्टमक के पीछे, या यूं कहें सीधे वे में तो स्टमक और अपनी जो ड्यूओडेनियम या ग्रहणी होती है, स्टमक और ड्यूओडेनियम के मध्य में, बीच में ये प्रेजेंट होती है। कौन? पैंक्रियाज ग्लैंड। इसका कलर होता है पिंक टाइप या गुलाबी कलर का, और इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 15 सेंटीमीटर के लगभग होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके हम पार्ट देखेंगे। इसके होते हैं दो पार्ट अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो। एक तो सेल्स ऑफ एसिनाई, और एक होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसके दो पार्ट हो गए। एक तो कौन सा पार्ट हो गया? सेल्स ऑफ एसिनाई, मतलब एसिनाई की कोशिकाएं, और एक हो गया आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं या द्वीप कोशिकाएं। इनके बारे में स्पेसिफिक बात क्या है? ये तो है इसका एक्सोक्राइन पार्ट, ठीक है, और ये है इसका एंडोक्राइन पार्ट। ये दो पार्ट हो गए, एक तो एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। एक खास बात, संपूर्ण जो पैंक्रियाज ग्लैंड होती है उसका 98 से 99% पार्ट तो क्या होता है? सेल्स ऑफ एसिनाई,
और इसका बचा हुआ जो 1 से 2% पार्ट होता है वो होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, तो हम इसकी फिलहाल इसको एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ रहे हैं, तो इसके स्पेसिफिक चीजों के रूप में हम केवल क्या पढ़ेंगे, ओनली हम पढ़ेंगे इसके हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ने से पहले इसके 3 सेल्स होती है प्रेजेंट इसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में या पेंक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट में। ठीक है, फर्स्ट होती है अल्फा सेल्स, सेकंड होती है बीटा सेल्स और थर्ड होती है डेल्टा सेल्स, नोट गामा, डेल्टा सेल्स। 3 प्रकार की सेल्स हो गई इसमें, फर्स्ट अल्फा सेल्स, सेकंड बीटा सेल्स और थर्ड एंड लास्ट है इसका डेल्टा सेल। अब इनमें भी क्या होता है, किस प्रकार से ये प्रेजेंट होती है, तो ये होता है इसका 25% पार्ट आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का, ये होता है इसका 60% पार्ट और जो बचा हुआ पार्ट है मतलब लगभग 10 से 15% पार्ट होता है इसका डेल्टा सेल्स। अब इन्हीं के द्वारा कुछ विशिष्ट प्रकार के हॉर्मोन्स का सेक्रेशन किया जाता है जिसके ऊपर इस ग्रंथि के एंडोक्राइन फंक्शंस डिपेंड करते हैं, या एंडोक्राइन सिस्टम जो फंक्शन है वो इसके इसी पर निर्भर होते हैं। तो हम बारी बारी से इनके हॉर्मोन्स के सेक्रेशन का अध्ययन करेंगे। पहला हार्मोन या हम ले लें फर्स्ट अल्फा सेल्स के हॉर्मोन्स। अल्फा सेल्स के द्वारा इनके बारे में हमें किम्बर और मार्लिन ने बताया था, किम्बर और मार्लिन ने बताया था, और क्या बताया था कि इनके द्वारा एक स्पेसिफिक प्रकार के हार्मोन का सेक्रेशन होता है, दिस इज कॉल्ड ग्लूकागोन। इसे क्या कहते हैं, ग्लूकागोन हार्मोन कहते हैं। इसका एक ही काम है कि जब ब्लड में शुगर या इनफॉर्म कहें ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, ऐसी कंडीशन में ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकोज के फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है, इसीलिए इसे एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया HGF। क्या नाम दे दिया इसे, HGF या हाइपर ग्लाइसिमिक फैक्टर HG और F इसे नाम दे दिया गया। किसे दे दिया गया, ग्लूकागोन को। ये क्या करता है, लीवर में ग्लूकोज के संश्लेषण की दर को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये काम किसका हो गया, ग्लूकागोन का। ग्लूकागोन कहां से स्रावित होता है, सीधी सी बात है, ये अल्फा सेल्स के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, अब सेकंड हार्मोन लेते हैं, सेकंड अपनी सेल्स लेते हैं हम बीटा सेल्स। बीटा सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका, द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का या पेंक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, ये बीटा सेल्स होती है। बीटा सेल्स क्यों होती हैं, क्योंकि इनसे एक सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का जो हार्मोन है लाइक इंसुलिन, इन्हीं के द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन की स्टडी, इसके प्रभावों को एक वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने अध्ययन किया था प्रॉपर्ली, उसका नाम है बेटिंग। उसका नाम क्या है, बेटिंग है। इन्होंने इंसुलिन के कार्यों को स्टडी किया था। अब इंसुलिन के कार्य क्या होते हैं वो आप देखिए। सबसे पहला, ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का नियमन करते हैं। ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का नियमन करते हैं। पहला फंक्शन, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कार्य इसका यही है कि ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेन करते हैं। अब वो कैसे करते हैं,
प्रश्न इसका ये है कि वो कैसे करते हैं भाई। अब वो कैसे किस प्रकार करते हैं वो आपको बताता हूं। हमारे शरीर में दो कंडीशन होती हैं। एक तो हम जैसे इम्पटी स्टमक या फास्टिंग की दशा में अपने ब्लड में ग्लूकोज या शुगर की, जैसे ब्लड शुगर सामान्य भाषा में कहते हैं, सामान्य मात्रा होती है 60 से 90 या 60 to 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये इसकी मात्रा होती है सामान्य मात्रा में। वैसे जनरली देखा जाए तो 80 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मात्रा होती है किसकी, इसकी ब्लड शुगर की। ये तो होता है इम्पटी स्टमक या फास्टिंग, जब आपने खाना नहीं खाया हो, ठीक है। इस समय कंडीशन क्या होती है, 60 to 90 mg पर डेसीलीटर, जो कि सामान्य मात्रा है। 60 से 90 मतलब 80 से 120 का रेशियो आ गया ना बीच में, इसका मतलब ये सामान्य मात्रा हो गई। अब आफ्टर 2 hours ऑफ मील, जब आपने खाना खा लिया, अब खाना खा लिया तो सीधी सी बात है, उसमें आपने कार्बोहाइड्रेट जरूर कंज्यूम की होगी, आपने शुगर जरूर कंज्यूम की होगी, प्लेन शुगर की होगी, कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट आपने कंज्यूम किए होंगे। इससे क्या होता है कि मात्रा थोड़ी इसकी बढ़ जाती है, मतलब 140 to 150, यहाँ पर 120 भी हो सकता है, अलग अलग ये अलग अलग इंडिविजुअल के बेसिस पर होते हैं। 140 to 150 mg पर डेसीलीटर। अब देखिए सामान्य मात्रा 80 to 120, मतलब इससे यहां तक था तब तो ये एकदम कंट्रोल सिचुएशन में थी, लेकिन अब यहां नहीं है। इट मींस 140 to 150, मतलब ये इसका एबनॉर्मल काम हो गया। किसका हो गया एबनॉर्मल काम, अब ब्लड शुगर एबनॉर्मल हो गई। अब यहां काम आएगा किसका, इंसुलिन का। अब ये इंसुलिन क्या करेगा, इस ब्लड में बढ़ी हुई ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य कर देगा, मतलब 140 या 150 से इसको नीचे कर देगा, उसे सामान्य 80 से 120 के बीच में ले आएगा। ये काम कौन करता है, इंसुलिन करता है, ठीक है। एक और स्पेशल काम है इसका कि ये अब क्या करेगा, सामान्य मात्रा तो हो गई 150 थी मान लो किसी की शुगर, वो हो गई अब 80, मतलब वो कंट्रोल सिचुएशन में आ गई। लेकिन वो ग्लूकोज थी ना, बॉडी में थी वो ग्लूकोज। अब इस बची हुई जो ग्लूकोज है उसका काम क्या करेगा, ये बची हुई ग्लूकोज को इंसुलिन कहां कर देगा, इसको बची हुई ग्लूकोज को ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन जाकर कहां, दो स्थान पर रिजर्व हो जाएगी। और दो स्थान कौन से हैं, एक तो लीवर और एक अपने मसल्स, इन दोनों में वो क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इसका काम, इसका यूज कब होगा, जब हमें ज्यादा ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ेगी, जो मैंने बता दिया है आपको, ज्यादा ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ेगी तो यहीं से इसका ये तो हो जाएगी ग्लूकोजिनोसिस, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, कोल्ड ग्लूकोजिनेसिस, और पुनः ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, पुनः ग्लाइकोजन से या फिर से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, वो होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजिनोसिस, और ग्लाइकोजन से वापस जब बॉडी को आवश्यकता होती है तो वापस क्या होगा, ग्लूकोज में चेंज होगी। तो ग्लूकोज में चेंज होगी तो उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलेंगे, ठीक है। अब इस हार्मोन की दो कंडीशन होती हैं, किसी भी हार्मोन की दो ही होती है, इसी की नहीं। एक तो होती है हाइपर, एक होती है हाइपो। अधिक सेक्रेशन हाइपर कहा जाता है और लो सेक्रेशन हाइपो कहा जाता है। तो जब इंसुलिन लो होता है, तो अपनी बॉडी पर प्रभाव क्या पड़ता है, बॉडी पर प्रभाव पड़ता है ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। जब इंसुलिन लो होता है तो ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, और इस ग्लूकोज की अधिक बढ़ी हुई मात्रा को एक कंडीशन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। इसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया, इसको बोलते हैं। अब हाइपरग्लाइसीमिया की स्थिति होगी तब क्या होगा, यूरिन से या यूरिन में ग्लूकोज एक्सक्रिएट होगी, यूरिन में ग्लूकोज एक्सक्रिएट होगी। ऐसी कंडीशन को बोलेंगे हम ग्लाइकोलिसिस,
सूरिया, ग्लाइकोसूरिया की कंडीशन क्या होगा, इंसुलिन लो होगा, इंसुलिन का सेक्रेशन कम होगा, इंसुलिन का सेक्रेशन कम होगा तो ग्लूकोज अधिक होगा, ग्लूकोज अधिक होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन आ जाएगी। हाइपरग्लाइसीमिया से यूरिन में ग्लूकोज मात्रा से अधिक उत्सर्जित होने लगेगा, ग्लूकोज ज्यादा उत्सर्जित होने लगेगा तो एक कंडीशन आ जाएगी ग्लाइकोसूरिया। अब इसमें क्या है, सामान्य रूप से 80 से 120 होता है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा, लेकिन इस कंडीशन में जब इंसुलिन लो होता है, इस कंडीशन में ये मात्रा पहुंच जाती है 300 से 500 मिलीग्राम पर डेसिलीटर, या 300 से 500 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, ये खतरनाक कंडीशन हो जाती है। ठीक है, जब किसी में ये कुछ समय के लिए हो तब तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जो कुछ समय के लिए होती है और फिर अपने आप सही हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में ये कंडीशन परमानेंट हो जाती है, कुछ लोगों में कंडीशन परमानेंट हो जाती है। और इस कंडीशन को बहुत ही पॉपुलर नाम है, शायद सब जानते हो आप इसको, इस कंडीशन को बोलते हैं हम डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं इस कंडीशन को। ठीक है, अब इससे रोगी पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब किसी में डायबिटीज हो गई तो उसमें क्या प्रभाव होगा, एक तो डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा, डिहाइड्रेशन, दूसरा पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया मतलब ज्यादा मूत्र का अधिक उत्सर्जन, मूत्र का अधिक उत्सर्जन होगा तो डिहाइड्रेशन, ऑब्वियसली सीधी बात है, सामान्य बात है, डिहाइड्रेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तीसरा कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन, कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन भी होने लगेगा। कीटोन बॉडी क्या होती है, कीटोन बॉडी के विषैला टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं इसमें। जब आप भोजन के द्वारा फैट लेते हो, जब उसका सही मात्रा में विखंडन नहीं हो पाता, जब उसका सही मात्रा में विखंडन नहीं हो पाता तो हमारे शरीर में कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होने लगता है, जो अपने लिए खतरनाक है। ये तो हो गई कौन सी कंडीशन, हाइपर ग्लाइसीमिया या हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्लूकोज। अब कंडीशन को थोड़ा चेंज कर दें, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने को। इंसुलिन जब होता है क्या, हाई, तो ग्लूकोज क्या होगा, लो होगा, तो ग्लूकोज क्या होगा, लो होगा। ऐसी कंडीशन में हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया एक कंडीशन आ जाएगी, जिसका रोगी पर प्रभाव क्या पड़ता है, रोगी पर यही प्रभाव पड़ता है कि एक तो उसको कोमा की स्थिति, कोमा की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, ब्लड प्रेशर उसका लो हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, इसमें शरीर में ऐंठन जैसी स्थिति आ जाएगी। ठीक है, ये सारे किसके कंडीशन है, हाइपोग्लाइसीमिया। और एक यूरिन में ब्लड क्या करेगा, इसमें अधिक मात्रा में ग्लूकोज का एक्सक्रिएशन करने लगेगा। तो ये कंडीशन होती है हाइपोग्लाइसीमिया की। आपने देखा कई बार कुछ लोगों को शुगर होती है तो अपने पास एक इंजेक्शन रखते हैं जिसको इंसुलिन इंजेक्शन कहते हैं। वास्तव में क्या होता है, वो ह्यूमिलिन होता है। वास्तव में क्या होता है, वो ह्यूमिलिन होता है, जो आर्टिफिशियल इंसुलिन होता है, जो बायोटेक से इसका फॉर्मेशन किया था। जब आपको बायोटेक पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको ह्यूमिलिन क्या होता है। अब फिलहाल जानना आपके लिए यही है कि ह्यूमिलिन एक आर्टिफिशियल या बायोटेक्नोलॉजी से तैयार इंसुलिन का एक सब्स्टिट्यूट मटेरियल होता है। ठीक है, तो वो खुद ही लगा लेते हैं इंजेक्शन। वो क्या होते हैं, एक मात्रा सेट की होती है उसमें। जब आपने भोजन लिया, ठीक है, तो उसमें क्या करते हो आप, इंजेक्शन लगा लिया, क्योंकि वो बीपी और उसके डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनमें इंसुलिन का सेक्रेशन लो होता है और वो इंजेक्शन जाकर क्या करता है, इंसुलिन के सेक्रेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, और ग्लूकोज को वो क्या कर लेता है, मेंटेन कर लेता है। हाइपर हाइपो दोनों आपको समझ में आ गई। तीसरा और सबसे लास्ट हार्मोन है इसका, सोमेटोस्टेटिन। तीसरा और सबसे लास्ट हार्मोन क्या है इसका, सोमेटोस्टेटिन। इसका केवल एक ही काम है, ये भोजन के स्वांगीकरण के समय को बढ़ाता है।
ये भोजन के स्वांगीकरण के समय को बढ़ाता है। तो ये हो गई पैंक्रियाज ग्लैंड की सामान्य जानकारी और इसके हार्मोन्स का फंक्शंस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही कुछ टॉपिक्स लेकर आता रहूंगा। थैंक यू।